एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का अपने सभी दोस्तों से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझसे ये प्रॉमिस करो कि हम सब बड़े होकर इस दुनिया के पावरफुल और फेमस ट्रेजर हंटर बनेंगे। उसकी ये बात सुनते ही उसके सभी दोस्त उससे ये प्रॉमिस कर देते हैं। उन्हीं के बीच हमारा मेन कैरेक्टर भी खड़ा होता है जो ये सब बिल्कुल शांत होकर सुन रहा होता है। तभी सब लोग उससे भी ये प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें काफी तेज बारिश हो रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर क्राई रोड पे चलते चलते बोल रहा होता है कि ट्रेजर हंटर इस दुनिया में एडवेंचरर्स को कहा जाता है और यहाँ सबका सपना है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस ट्रेजर हंटर बने, क्योंकि ट्रेजर हंटर्स डंजियंस के अंदर जाकर उसके अंदर की मौजूद ट्रेजर को कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि डंजियंस के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर पाए जाते हैं जिनसे फाइट में जीतना काफी मुश्किल होता है। और जो इंसान इन सभी मॉन्स्टर को हराकर ट्रेजर्स को हासिल कर पाता है वही असली ट्रेजर हंटर माना जाता है। और तो और डंजियंस के अंदर पाए जाने वाले सभी ट्रेजर्स मैजिकल होते हैं, जो कि ट्रेजर हंटर्स की पावर को टाइम के साथ साथ इंक्रीज करते चले जाते हैं। और अब वो चलते चलते गिल्ड हाउस के पास आता है और देखता है कि गिल्ड हाउस के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। ये देखते हुए वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आज तो काफी सारे लोग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए आने वाले हैं, जहाँ पर सभी ट्रेजर हंटर्स अपने लिए पार्टी चुनेंगे और एक पावरफुल टीम को ज्वाइन करेंगे जिससे ज्यादा बड़े डंजन के अंदर जाकर ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को हासिल कर सकें। और यहाँ कई सारे सोलो ट्रेजर हंटर्स भी पाए जाते हैं, पर किसी सोलो ट्रेजर हंटर को किसी बड़े डंजन्स के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। इसलिए कई सारे ट्रेजर हंटर मिलकर एक पार्टी को फॉर्म करते हैं और एक साथ मिलकर किसी बड़े डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। वहीं पर वो गिल्ड हाउस के बाहर एक लाइन में लग जाता है। तभी उसके पीछे से आते हुए एक लड़की बोलती है, क्या तुम भी आज यहाँ किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हो? क्राई पीछे मुड़ के देखता है। तभी वो लड़की बोलती है, अचानक से ये सवाल पूछने के लिए माफी चाहती हूँ, पर तुम मुझे यहाँ परेशान लग रहे थे इसलिए मैंने तुमसे ये सवाल पूछा। और अब वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरा नाम रूडा रुनबैक है और मैं अभी लेवल 3 पर हूँ। तभी क्राई हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरा नाम क्रायन है। तभी रूडा बोलती है, वो काफी समय से यहाँ सोलो ट्रेजर हंटर रही है, पर उसे एक ट्रेजर चाहिए जिसे व्हाइट वुल्स डेन कहा जाता है और वो उस ट्रेजर को अकेले हासिल नहीं कर सकती है। इसलिए वो आज यहाँ एक पार्टी को ढूंढने के लिए आई है जिसे ज्वाइन करके वो लोग उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए जा सके। तभी वहाँ एक और आदमी आते हुए बोलता है कि अभी तुमने क्या कहा? व्हाइट वुल्स डेन को ढूंढने जा रही हो? लेकिन तुम तो अभी बस लेवल 3 की ट्रेजर हंटर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम व्हाइट वुल्स डेन को हासिल कर सकती हो? इसके लिए तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी रूडा गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर बोलने की? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तभी वो आदमी बोलता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लेवल 3 के ट्रेजर हंटर को बस एक मिड लेवल ट्रेजर हंटर माना जाता है और इसके बावजूद तुम यहाँ व्हाइट वुल्स डेन को हासिल करने के बारे में सोच रही हो? सच कहूँ तो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने घर वापस लौट जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। ये सुनते ही रूडा उस पर चिल्लाने लगती है। ये देखकर क्राई परेशान होते हुए उन दोनों से दूर जाने लगता है। तभी रूडा अपने वेपन निकालते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसी वक्त गिल्ड हाउस के कुछ लोग वहां पे पहुंचकर रूडा को रोक देते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए रूडा से कहते हैं कि क्या तुम्हें क्लैन के रूल्स के बारे में नहीं पता है? सिटी के अंदर कोई भी ट्रेजर हंटर आपस में फाइट नहीं कर सकता और तो रोड के ऊपर तुम किसी भी वेपन का यूज नहीं कर सकती हो। ये सब सुनते ही रूडा अपने वेपन को छुपाते हुए बोलती है, वो तो बस अपने वेपन का धार चेक कर रही थी, वो यहाँ किसी से फाइट नहीं कर रही थी। वहीं पर क्राई सबसे अपना चेहरा छुपाते हुए कोने में जाकर छुप जाता है। अब दिखाया जाता है कि गिल्ड हाउस के बाहर खड़े सभी ट्रेजर हंटर्स गिल्ड हाउस के अंदर आ चुके होते हैं। वहीं पर एक जगह पर क्राई भी खड़ा होता है। तभी रूडा उसके पास आते हुए बोलती है, तो आखिर तुमने क्या सोचा? तुम इस जगह किस पार्टी को ज्वाइन करोगे? क्राई बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ 50 बार आ चुका हूँ। अब ये सुनते ही रूडा सोचने लगती है कि शायद क्राई बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से क्राई को कोई भी अपने पार्टी में नहीं लेना चाहता है। वहीं पर क्राई सोच रहा होता है कि इस गिल्ड हाउस में आते ही टैलेंटेड लोगों को सबसे पहले पहचान लिया जाता है और पावरफुल लोग टैलेंटेड लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करते हैं। तभी रूडा एक इंसान की ओर इशारा करते हुए बोलती है, तुम तो इस जगह पर कई बार आ चुके हो, तो तुम्हें उस इंसान के बारे में जरूर पता होगा। अब क्राई उसे बताता है कि वो होली स्पिरिटसन है, उस पार्टी का नाम आर्क ब्रेव है और वो इस जगह की सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी में से एक है और तो और उनमें से एक 7th लेवल का ट्रेजर हंटर है। ये सुनते ही रूडा काफी ज्यादा हैरान होती है। क्राई उसे बताता है कि वो इंसान जो चेयर पर बैठा हुआ है उसका नाम आर्क है और वही 7th लेवल का ट्रेजर हंटर है और मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद वो अपनी पार्टी के लिए नए मेंबर को चुनने के लिए यहाँ पर आया है। तभी रूडा दूसरे चेयर पर इशारा करते हुए बोलती है, तो आखिर उस चेयर पे कौन बैठता है? क्योंकि जिस हिसाब से उस चेयर को रखा गया है उस हिसाब से तो उसकी पोजीशन आर्क से ऊपर होगी। ये सुनते ही वो इंसान जो
रूडा से गिल्ड के बाहर मिला था वो रूडा के पास आते हुए बोलता है कि तो क्या तुम्हें गिल्ड हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और तुम बिना जानकारी के इस जगह पर आ गई हो। रूडा गुस्से से बोलती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी वो इंसान बोलता है बच्ची तुम मुझे सर ग्रेग कहकर बुला सकती हो और मैं एक 4th लेवल ट्रेजर हंटर हूँ। और अब ग्रेग उसे बताता है कि उस चेयर पर इस गिल्ड का फाउंडर बैठता है। वहीं पर खड़ा हुआ क्राय सोच रहा होता है कि ग्रीवियर्स अब से कुछ साल पहले इंपीरियल सिटी में आए थे पर वो सभी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में पूरे इंपीरियल सिटी में फेमस हो गए। और तो और उन्होंने यहाँ कई सारे डंजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जिस वजह से उनके पार्टी का नाम पड़ा ग्रीविंग सोल। और ग्रीविंग सोल के सभी मेंबर्स मेरे बचपन के वो दोस्त हैं जिन्होंने आपस में प्रॉमिस किया था कि वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस ट्रेजर हंटर बनेंगे। तभी ग्रेग बोलता है कि आज इस जगह पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो सभी ग्रीविंग सोल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कहा जाता है कि तुम जितनी ज्यादा पावरफुल पार्टी को ज्वाइन करते हो तुम्हारी पावर्स उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। तभी वो सब लोग देखते हैं कि गिल्ड हाउस के बीचों बीच खड़ा एक इंसान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है एक दिन वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर बनेगा। और तो और मैंने अभी अपना जर्नी स्टार्ट किया है और मैं अभी 4th लेवल पर पहुंच चुका हूं। तो आज मैं इस जगह पर इस गिल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आया हूं। तो अगर ग्रीविंग सोल का कोई भी मेंबर इस जगह पर मौजूद है तो मेरे सामने आए और मुझसे फाइट करे और अगर मैं उसे फाइट में हरा देता हूँ तो मैं उसकी पोजीशन ग्रीविंग सोल में ले लूंगा। अब ये सुनते ही एक लड़की गुस्से में आगे बढ़ती है पर तभी एक सोल्जर उसे रोकते हुए बोलता है कि टीनो तुम्हें शांत होने की जरूरत है। तभी टीनो बोलती है ये इंसान यहाँ पर काफी ज्यादा बकवास कर रहा है और अगर सिस्टर इस जगह होती तो अब तक वो इसे मारकर बेहोश कर चुकी होती। तो मुझे भी इसे बेहोश करने में बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। ये यहाँ ग्रीविंग सोल के मेंबर को फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा है तो इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। टीनो तुम्हें शांत होने की जरूरत है। ये बेवकूफ है इसे नहीं पता कि ग्रीविंग सोल के पार्टी के मेंबर कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी वो इंसान चिल्लाते हुए बोलता है तुमने बेवकूफ किसे कहा। मैं यहाँ तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। अब यहाँ टीनो और वो इंसान दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं जो देखते ही ग्रेग चिल्लाते हुए बोलता है अभी यहाँ एक फाइट होने वाली है तो सभी लोग अरेना ग्राउंड को तैयार करें। ये सुनते ही गिल्ड में बैठे सभी हंटर्स आसपास मौजूद सभी चीजों को हटाकर साइड में रखने लगते हैं और उन दोनों को फाइट के लिए मोटिवेट करने लगते हैं। अब ये देखते ही टीनो सोल्जर को धक्का देते हुए उस इंसान से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती। वहीं पर रूडा ये सब देखते हुए परेशान हो चुकी होती है। तभी क्राय बोलता है यहाँ पर खड़े रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम मेरे पीछे आओ वरना तुम्हें चोट लग सकती है। ये बोलते ही वो रूडा को अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी ओर टीनो और उस इंसान की फाइट शुरू हो चुकी होती है और वो इंसान अटैक करने के लिए काफी तेजी से टीनो की तरफ आगे बढ़ता है। तभी अचानक से टीनो को किसी की प्रेजेंस सेंस होती है और अब वो इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढने लगती है। तभी वो क्राय को वहां से जाते हुए देखती है। तभी वो इंसान टीनो पर अटैक कर देता है पर तभी टीनो अचानक से वहां से गायब हो जाती है और काफी तेजी से भागते हुए क्राय के सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है और बोलती है मास्टर आखिर आप इस जगह पर आ ही गए। तभी टीनो के पीछे से आर्क भी आते हुए बोलता है आखिर तुम्हें इस जगह पर आने में इतना टाइम क्यों लग गया। यहाँ पर तुम्हारी ग्रीविंग सोल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी सुनते ही रूडा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ग्रीविंग सोल पार्टी का लीडर क्राय ही होता है। साथ ही साथ क्राय ने ही इस पूरी गिल्ड हाउस को बनाया होता है और अब तक रूडा उसको कोई कमजोर इंसान समझ रही होती है। तभी हमें बताया जाता है कि क्राय 8th लेवल ट्रेजर हंटर है और आज से कुछ सालों पहले वो अपने बचपन के सभी दोस्तों के साथ इंपीरियल सिटी में आया था और कुछ ही दिनों में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इंपीरियल सिटी के डंजन के अंदर छुपे सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया जिसके बाद वो इस जगह पर फेमस होता ही चला गया और उसने गिल्ड की स्थापना की। अब क्राय हमें बताता है कि आज से कुछ सालों पहले जब वो अपने दोस्तों के साथ इंपीरियल सिटी आया था तब तो सभी एक साथ मिलकर डंजन्स के अंदर मॉन्स्टर का शिकार कर रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आकर क्राय पर अटैक करता है जो देखकर क्राय डर जाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। पर उसी वक्त उसका एक दोस्त पीछे से अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और बोलता है क्राय तुम तो सच में जीनियस हो। तुमने जानबूझकर उस मॉन्स्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया जिससे हम उस मॉन्स्टर को मार सकें। और अब क्राय सोचने लगता है कि बचपन से ही हम लोगों का सपना था कि हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर बने पर मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मैं उनके सामने एक चींटी के बराबर। पर पता नहीं क्यों इसके बावजूद ये लोग मुझे फॉलो करते हैं। शायद ये लोग मुझे लेकर बहुत ज्यादा काइंड हैं और इन्हें मुझ पर दया आता है इसलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। इसलिए वो सोचता है कि अब वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़ देगा। अगर वो अपने दोस्तों के साथ रहा तो वो अपने दोस्तों को स्लो कर देगा। और अब वो एक दिन सभी लोगों को इकट्ठा करके वो उनसे इस बारे में बात करने लगता है पर जब तक उसकी बात खत्म होती उसके दोस्त उसे बीच में रोकते हुए बोलते हैं क्राय तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पीच देते हो। और अब वो लाल बालों वाला बोलता है वैसे मैं काफी समय से ये सोच रहा हूँ कि हमारे ग्रुप का अभी तक कोई लीडर नहीं है
और हमारे ग्रुप को एक लीडर की ज़रूरत है और तुम्हारे अंदर एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है, तो हम सभी चाहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप के लीडर बनो। ये सुनते ही क्राई के होश उड़ जाते हैं, पर वहाँ बैठे सभी लोग क्राई से इसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं, इसलिए वो मना नहीं कर पाता है। और अब टाइम के साथ साथ उसके दोस्त डंजन्स के अंदर पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारते चले जाते हैं और इन सभी चीज़ों का क्रेडिट क्राई को मिलता चला जाता है। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसे पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल हंटर का टाइटल मिल जाता है और उसे ये बात पता होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में क्राई अपने चेयर के ऊपर जाकर बैठा हुआ होता है। वहीं पर वो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो यहाँ कुछ भी करे या ना करे फिर भी वो काम अच्छा हो जाता है और उसे उस काम का क्रेडिट भी मिल जाता है। तभी आर्क क्राई के पास आते हुए बोलता है, क्राई तुम सच में एक जीनियस हो। तुम यहाँ गिल्ड में अपना भेष बदल कर सबके बीच घूम रहे थे, जिससे तुम किसी पावरफुल हंटर को अपनी पार्टी में शामिल कर सको। तभी टीनो बोलती, मास्टर यहाँ आराम कर रहे हैं तो मास्टर को परेशान करना बंद करो। तभी आर्क बोलता है, तो क्राई मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ कोई एडवेंचरर पसंद आया है जिसे तुम अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हो? मैं जानता हूँ तुमने यहाँ किसी न किसी को ढूंढ ही लिया होगा। क्राई बोलता है कि मैं यहाँ भेष बदल कर काम नहीं कर रहा था, बल्कि मैं कल रात देरी से सोया था, इसलिए मैं सुबह लेट उठा और मुझे यहाँ आने का भी मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ इस जगह पर आया। आर्क हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम मुझे ये बताना नहीं चाहते हो कि तुमने यहाँ किन लोगों को चुना है। अब ये सुनते ही क्राई सोचने लगता है कि आर्क एक पावरफुल और फेमस हंटर है जो यहाँ किसी की भी बात नहीं सुनता है, पर पता नहीं क्यों ये मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जब देखो तब ये मेरे ही गुणगान करता रहता है, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये तो मुझसे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी टीनो गुस्से में बोलती है, मास्टर आर्क की पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जब देखो तब आपको परेशान करने की कोशिश करता रहता है, तो फिर क्यों ना हम इसे अपने गिल्ड हाउस से धक्के मारकर बाहर निकाल दें। ये सुनते ही आर्क हंसते हुए बोलता है, टीनो तुम सच में काफी अच्छा मजाक करती हो। अब टीनो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। ये देखकर क्राई सोचने लगता है कि टीनो पहले एक सोलो एडवेंचरर हुआ करती थी, फिर ये मेरे एक बचपन के दोस्त की डिसाइपल बन गई और इसने मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अभी ये 4th लेवल हंटर है, पर हमेशा पता नहीं क्यों मुझे फॉलो करती रहती है। तभी आर्क कहता है, क्राई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुमने यहाँ किसी को चुना है जिसे तुम पार्टी में शामिल करना चाहते हो? क्राई बोलता है, मेरे पार्टी में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। वैसे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैंने यहाँ कुछ लोगों को चुना है, तो क्या तुम उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करोगे? ये सुनते ही आर्क बोलता है, अगर तुमने उन्हें चुना है तो मैं जरूर उन्हें पार्टी में शामिल करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं बस एक ही इंसान को अपने पार्टी में शामिल करूंगा। ये सुनते ही वहाँ चारों ओर खड़े सभी सोलो हंटर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर आर्क के टीममेट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन सभी लोगों को चुप करा देता है। ये देखते ही वो सभी लोग गुस्से में क्राई को देखने लगते हैं। दूसरी ओर वो इंसान जो ग्रीविंग सोल के सभी मेंबर्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा होता है, वो अभी भी एक सोल्जर से फाइट कर रहा होता है और बोलता है, ग्रीविंग सोल के हेड, आखिर तुम कब अपना बो डाउन करके मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं तुम्हारा पार्टी ज्वाइन करूं? वहीं पर एक सोल्जर जो उसे पीछे से पकड़ा हुआ होता है वो बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी उस इंसान को देखकर टीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है, मास्टर क्यों ना मैं इसे सर पर पंच मार के इसे हमेशा के लिए कोमा में पहुंचा दूं। तभी क्राई टीनो को शांत करते हुए उस इंसान से बोलता है, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम लेवल 4 के हंटर हो, तो आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो इंसान बोलता है, मेरा नाम किलवर्ट ब्रश है और मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। ये सुनते ही क्राई सोचने लगता है कि ये इंसान भी काफी ताकतवर है। अगर ये आर्क की टीम ज्वाइन करता है तो टाइम के साथ साथ ये और भी पावरफुल बन जाएगा, पर मैं यहाँ इसे ऐसे ही नहीं चुन सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहाँ आए सभी लोगों को बराबर का मौका मिल सके। ये सोच के वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने फिंगर से रिंग को बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं इस रिंग को यहाँ फेंकने वाला हूँ। तुम सबको फाइट करके इस रिंग को अपने पास रखना होगा और जिस इंसान के पास आखिर में ये रिंग होगी वही इंसान आर्क की पार्टी ज्वाइन करेगा। ये बोलते ही वो अपनी रिंग को गिलबर्ट के पास फेंक देता है। वहीं पर टीनो ये सब कुछ देख रही होती है और अब जैसे ही गिलबर्ट उस रिंग को उठाने वाला होता है वो उसके सर पर जोर से लात मार देती है, जिससे गिलबर्ट उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लो भाई, ये बंदी तो स्टार्टिंग से बोल रही थी कि एक बार में वो इसे बेहोश कर देगी और सच में उस इंसान को एक लात मार के बेहोश कर दिया।
नारी पावर। और अब टीनो बोलने लगती है कि मेरे मास्टर के रिंग को यहाँ मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। तभी वहाँ खड़े सभी सोलो एडवेंचरर्स फाइट करने लगते हैं, क्योंकि जिस भी इंसान के पास वो रिंग होगी वो आर्क की टीम को ज्वाइन कर सकता है। और अब सभी लोगों को उस रिंग के लिए फाइट करते हुए देखकर टीनो उन सब पर अटैक कर देती है। तभी क्राई चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये रिंग एक मैजिकल ट्रेजर है और जो भी इसे यहाँ जीतेगा वो इसे अपने पास रख सकता है। ये बोलकर क्राई वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह एक लड़की क्राई को न्यूज़पेपर पढ़कर बता रही होती है और वो अब उससे बोलती है, मास्टर क्या आज आपने न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पढ़ा? इसमें लिखा गया है कि कल आर्क ने लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए गिल्ड हाउस में इकट्ठा किया, पर उस जगह में सब लोगों में ऐसी फाइट हुई कि पूरा गिल्ड हाउस और गिल्ड हाउस के आसपास मौजूद सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। ये सुनते ही क्राई डरते हुए बोलता है कि कहीं किसी सिविलियन को चोट तो नहीं लगी। तभी वो लड़की एवा रिंगफील्ड, जो कि क्राई की पार्टी की वाइस लीडर है, वो उसे बताती है कि वहाँ पर उस फाइट में किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं लगी और कोई सिविलियन इंजर्ड नहीं हुआ। पर हंटर एसोसिएशंस ये जानकर आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आपको मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही क्राई और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, क्या आर्क को इस बारे में पता चला? एवा बोलती है, हाँ, पार्क में वो ये न्यूज़ पढ़कर जोर जोर से हंस रहा था। ये सुनकर क्राई बोलता है कि आर्क मुझसे गुस्सा नहीं है तो हंटर एसोसिएशन से बात करने के लिए उसे ही भेज दो। ये सुनते ही एवा बोलती है, मास्टर आप यहाँ गिल्ड मास्टर हो तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद संभालनी चाहिए, और तो और आप यहाँ आर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो और अपने सभी काम उसे करने के लिए कहते हो, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्राई बोलता है कि मैं अभी हंटर एसोसिएशन वालों से मिलने नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा रिवर्स फेस ट्रेजर टूट चुका है। तभी हमें बताया जाता है कि रिवर्स फेस एक ऐसा ट्रेजर है जिसका यूज करके कोई भी इंसान अपना चेहरा बदल सकता है और फेस बदलने के लिए रिवर्स फेस ट्रेजर का यूज किया जाता है, जिससे कोई भी अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकता है। अब क्राई बोलता है, मेरा वो ट्रेजर टूट चुका है जिस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर मैं घर से बाहर निकला तो कोई भी मेरा दुश्मन जो है मुझ पर अटैक कर सकता है। ईवा बोलती है, मास्टर आपका यहाँ कोई भी दुश्मन नहीं है और ऐसे सिचुएशन में कोई भी आप पर अटैक नहीं करना चाहेगा। ये सुनकर क्राई ना चाहते हुए भी हंटर एसोसिएशन के लीडर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्राई हंटर एसोसिएशन के लीडर के सामने रोते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं करवाना चाहिए था। तभी हंटर एसोसिएशन का हेड गार्क वॉल्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह एक्टिंग करके मुझसे बच जाओगे? तभी क्राई बोलता है, मुझे पता है कि गिल्ड हाउस और आसपास की बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें अपने पैसों से रिपेयर करवाऊंगा और उन्हें पहले से भी बेहतर बनवाऊंगा। गार्क के बगल में खड़ी एक लेडी बोलती है, क्राई तुम आखिर इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ, मास्टर तुमसे गुस्सा नहीं है। और अब वो गार्क की तरफ देखती है। गार्क थोड़ा डरते हुए बोलता है, मैंने तो अभी तक इसे कुछ भी नहीं कहा है, ये अपने आप ही रोने की एक्टिंग कर रहा है। तभी वो लेडी क्राई की ओर आगे बढ़ते हुए उसे एक बुक देती है और अब गार्क बोलता है कि तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता हूँ, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो तुम्हें यहाँ एक मिशन सोल्व करना होगा, तो इस बुक के अंदर में से कोई एक मिशन अपने लिए चुन लो। अब क्राई बगल के सोफे में जाके बैठ जाता है और खुद से बोलता है कि मुझे पता था कि मुझे ये पनिशमेंट मिलने ही वाली है, तो मैंने इतनी ज्यादा एक्टिंग किया ही क्यों? ये सुनते ही गार्क क्राई को गुस्से से देखता है। क्राई सोचता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मेरी सच में हालत खराब हो रखी थी। अब वो बुक के अंदर मिशन ढूंढ रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे सबसे आसान मिशन चुनना चाहिए जहाँ कोई भी खतरा ना हो, और तो और मैं सबसे आसान मिशन चुनूंगा और उस मिशन में आर्क को भेज दूंगा और यहाँ पर मेरा काम आसान हो जाएगा। और अब वो वहाँ उस मिशन को चुनता है जो आसान होता है और बोलता है कि मैं इस मिशन को करना चाहता हूँ जिसमें मुझे डंजन्स के अंदर खो चुके एडवेंचरर्स को खोज के लाना है। ये सुनते ही वो लेडी क्राई को बेस्ट ऑफ लक बोलती है और क्राई वहाँ से चला जाता है। और क्राई के जाने के बाद वो लेडी गार्क से बोलती है, क्राई बिल्कुल भी नहीं बदला, वो अभी भी पहले जैसा कमजोर होने का एक्टिंग करता रहता है, और तो और उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल होती है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो सचमुच बहुत ज्यादा कमजोर है। गार्क बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सच में काफी अच्छा एक्टर है, पर क्या तुमने देखा क्राई ने यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल मिशन को चुना है जिसमें उसे काफी खतरनाक डंजन्स के अंदर जाकर खोए हुए हंटर्स को बाहर लाना है। अब घर पहुंचकर क्राई टीनो से आर्क के बारे में पूछता है। तभी टीनो उसे बताती है कि आर्क अपने फैमिली के काम से बाहर गया है। ये सुनते ही क्राई वहाँ पर परेशान हो जाता है। दूसरी ओर टीनो अपनी हाथ में मौजूद उस रिंग को क्राई को दिखाने की कोशिश कर रही होती है जो क्राई ने कल टूर्नामेंट के लिए फेंक दिया था। अब जैसे ही क्राई वो रिंग देखता है वो बोलता है, तुम्हें ये रिंग मिल गया? टीनो हंसते हुए बोलती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसके मास्टर का रिंग यहाँ कोई और पहने, इसलिए उसने सभी
सभी एडवेंचरर्स को फाइट में हराकर उस रिंग को हासिल कर लिया। तो क्या ये रिंग मैं पहन सकती हूँ? क्राय बोलता है कि अब ये रिंग तुम्हारा हुआ। ये सुनकर टीनो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब टीनो को खुश देखकर क्राय उससे बोलता है, टीनो क्या तुम आज फ्री हो? ये सुनते ही टीनो सोचती है कि वो उसे बाहर ले जाने के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो उसे पूछ रहा है। ये सुनते ही टीनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है, जी मास्टर, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो बताइए हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? तभी क्राय अपने पर्स से वो मिशन निकालते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए ये मिशन सॉल्व करो। ये सुनते ही टीनो वहाँ से एकदम तेजी से भाग जाती है। तभी क्राय अपने पास से एक ट्रेजर निकालते हुए बोलता है, जाओ टीनो को पकड़ कर यहाँ लाओ। ये सुनते ही वो ट्रेजर काफी तेजी से टीनो को उसके सामने लेकर आ जाता है। टीनो कहती है, मास्टर मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास रहना चाहती हूँ, पर आप मुझे खुद से दूर कर रहे हो। मुझे मिशन पे नहीं जाना है और मैं बस लेवल 4 की हंटर हूँ। तो वो आखिर एक बड़े डंजन के अंदर 5 लोगों को कैसे ढूंढेगी? उसे ये काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये सुनते ही क्राय बोलता है कि तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, अब तुम इस मिशन पे अकेले नहीं जाओगी। ये सुनते ही टीनो को लगता है कि क्राय भी उसके साथ जाने वाला है और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो देखती है क्राय ने वहाँ रूडो, गिलबर्ट, ग्रेग तीनों को उसके साथ मिशन पर जाने के लिए बुलाया होता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में क्राय हमें बताता है कि वो आज से 6 साल पहले अपने दोस्तों के साथ इंपीरियल सिटी में आया था। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा होता है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और अपने दोस्तों से वो कह रहा होता है कि क्यों ना हम वापस चलें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्राय तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अभी तक तो हम हेडक्वार्टर के अंदर गए भी नहीं है और ये तो तुम्हारा ही प्लान था ना कि हम लोग इंपीरियल सिटी जाकर वहाँ के हेडक्वार्टर को ज्वाइन करें, और अब तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्राय हंसते हुए बोलता है, हाँ ये मेरा ही आइडिया था, पर मैं चाहता था कि तुम लोग इंपीरियल सिटी के हेडक्वार्टर को ज्वाइन करो क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम लोग मुझे भी यहाँ पकड़ कर ले आए, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों के साथ रहा तो मैं तुम सभी की प्रोग्रेस की स्पीड को स्लो कर दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं घर वापस चला जाऊँ। तभी एक इंसान आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्राय तुमने फिर से बकवास करना शुरू कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ही आगे बढ़कर इस दरवाजे को खोल देता हूँ। तभी वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, लुक तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अगर दरवाजे को खोलोगे तो सारा का सारा लिमलाइट तुम्हें ही मिल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारा लीडर क्राय है तो क्राय को इसको खोलना चाहिए, जिससे वो यहाँ सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि क्राय इसको खोले। लेकिन ल्यूक उसके बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और दरवाजे को जोर से लात मार के खोल देता है और बोलता है कि आखिर इंपीरियल सिटी का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन कौन है? मेरा नाम ल्यूक साइकिल है और मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन मैं हूँ। तभी वो लड़की ल्यूक के पीछे से आते हुए बोलती है, ल्यूक तुम यहाँ सारी की सारी लिमलाइट खुद ही चुराना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस थीफ हूँ और मेरा नाम लिज स्मार्ट है, और आज यहाँ मैं और मेरे सभी साथी ट्रेजर हंटर एसोसिएशन में रजिस्टर करने के लिए आए हैं। वहीं पर ये सब कुछ देखते हुए क्राय को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि उसके सभी दोस्त ओपनली वहाँ सभी बैठे हंटर्स को चैलेंज कर रहे होते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि उन सभी के पास मैजिकल वेपन नहीं है, और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ल्यूक उस आदमी से कहता है कि हमारा लीडर क्राय बोलता है कि अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो तुम यहाँ बड़े से बड़े खतरे का सामना आसानी से कर सकते हो। और उसके सभी दोस्त इसी तरह लगातार क्राय की तारीफ पे तारीफ कर रहे होते हैं। तभी क्राय उन सभी के बातों को इग्नोर करते हुए काउंटर की तरफ आगे बढ़ता है और काउंटर पे खड़ी उस लेडी से बोलता है कि मुझे अपनी टीम को रजिस्टर करवाना है, तो इसके लिए मुझे फॉर्म दो। तभी वो लेडी एक फॉर्म देते हुए क्राय से बोलती है, तुम्हें इसमें अपनी टीममेट्स के नाम के साथ साथ अपनी टीम का नाम और सिंबल भी सिलेक्ट करना होगा। ये सुनते ही क्राय बोलता है कि हम लोगों ने अभी तक तो अपनी टीम का नाम और सिंबल नहीं सोचा है। तभी वो लेडी क्राय को बताती है कि तुम्हारी पार्टी यहाँ पर तुम्हारे नाम और तुम्हारे सिंबल से ही जानी जाएगी, तो तुम्हें अपना नाम और सिंबल बहुत सोच समझ कर चुनना होगा, जिससे यहाँ सब तुम्हारी पार्टी को आसानी से पहचान सके। तभी ये सुनते ही क्राय अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर देखता है, तो उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि हमारी पार्टी का नाम और सिंबल क्राय ही चुनेगा। ये सुनते ही क्राय के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो फॉर्म के ऊपर सिंबल ड्रॉ करते हुए अपने पार्टी को एक नाम देता है, और अब वो जोर से चिल्लाते हुए पढ़ता है, मैंने यहाँ अपनी पार्टी को एक नाम दिया है और ये स्केलेटन ही हमारा सिंबल होगा। ये देखते ही उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्राय तुमने आखिर ये किस तरह का नाम और सिंबल चुना है? हम इस जगह पर हीरो पार्टी बनने आए हैं, ना कि कोई इवल ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह का नाम और सिंबल देखकर लोग हमें इवल ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। तुम आखिर ये करना क्या चाहते हो? और ये सुनते ही क्राय बोलता है कि अगर तुम लोगों को ये पार्टी का नाम और सिंबल पसंद नहीं आया तो मैं अभी अपने घर चले जाता हूँ। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि अब उसके दोस्त उसको धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल देंगे, जिससे उसे अपने घर वापस जाने का मौका मिल जाएगा। बट उसको पता नहीं होता है कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है। पर जब क्राय उनकी
ओर वापस देखता है तो वो सभी उस नाम और सिंबल के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर क्राई को कुछ भी समझ नहीं आता है और अब वहीं पर उसके सभी दोस्त उसके दिए नाम और सिंबल की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और इसी के साथ क्राई का प्लान पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाता है और अब क्राई उसी नाम और सिंबल के साथ अपने पार्टी को रजिस्टर करवाता है और अब अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाने के बाद 1 साल के अंदर ही ग्रीविंग सोल इंपीरियल सिटी में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि क्राई के सभी दोस्त बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर बहुत सारे डंजन्स को क्लियर कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में क्राई को जो पनिशमेंट मिली होती है, जिसमें उसे एक डंजन के अंदर जाकर 5 लोगों को ढूंढ कर वापस लाना होता है और अपना वो काम अब वो टीनो को दे देता है और उसके साथ जाने के लिए गिलबर्ट, ग्रेग और रूडा को अपनी ऑफिस में बुलाता है, जिससे वो टीनो की मदद करने के लिए उसके साथ डंजन के अंदर जा सके। और अब क्राई को अपनी ओर आते हुए ग्रेग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे पूछता है कि क्राई, क्या तुम ही सच में ग्रीविंग सोल के लीडर हो जिसने इस पूरी की पूरी क्लैन को बनाया है? क्राई अपना सर खुजाते हुए हाँ में जवाब देता है। तभी ग्रेग पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्ही को यहाँ 1000 ट्रिक के निकनेम से जाना जाता है, क्योंकि तुम 1000 से ज्यादा स्किल्स का भी यूज कर सकते हो। तभी टीनो आगे बढ़ते हुए बोलती है, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा ग्रेट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग अपना नील डाउन करके मेरे मास्टर से माफी मांगो, क्योंकि मुझे पता चला कि कल तुम लोग मेरे मास्टर से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे थे। तभी क्राई वहाँ टीनो को रोक देता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ 1000 ट्रिक्स के निकनेम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मेरे पास 1000 से ज्यादा के भी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करते हुए मैं किसी को भी एकदम आसानी से मार सकता हूँ। साथ ही साथ मैं प्लानिंग करने में भी बहुत ज्यादा माहिर हूँ, इसलिए मुझे 1000 ट्रिक्स कहा जाता है। बट सच्चाई से काफी ज्यादा अलग है। जब भी कोई पार्टी हंटर्स की वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो दबदबा दिखाने के लिए उसके सभी मेंबर्स को कोई ना कोई निकनेम दिया जाता है और ये निकनेम हंटर एसोसिएशन के हेड देते हैं, जिससे उस पार्टी के मेंबर्स और उस पार्टी के लीडर की इज्जत बनी रहे। साथ ही साथ ज्यादातर हंटर्स की पहचान निकनेम से ही होती है और तो और जिस हंटर के पास जितना ज्यादा खतरनाक निकनेम होता है वो उतना ही ज्यादा फेमस होता है। और मेरे दोस्तों ने यहाँ हर जगह मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रखी थी, इसलिए वो इतना सोच ही पाता है कि गिलबर्ट आगे से बोलता है, मुझे यकीन नहीं ये बंदा 1000 ट्रिक नहीं हो सकता है, क्योंकि 1000 ट्रिक इंपीरियल सिटी में सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर ये बंदा तो दिखने में इतना ज्यादा कमजोर लग रहा है कि इसे तो मैं ही यहाँ हरा दूंगा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये 1000 ट्रिक है। तभी टीनो बोलती है कि तुम जैसे मामूली कीड़े मकोड़े मास्टर की असली पावर को सेंस नहीं कर सकते हैं। तभी वो क्राई से कहती है, मास्टर ये पर्सन आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप मुझे बस एक बार ऑर्डर दीजिए, मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगी। तभी क्राई बोलता है कि मैंने आज इस जगह पर तुम लोगों को मदद करने के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूँ तुम तीनों टीनों के साथ एक मिशन पर वाइल्ड वुल्व्स डेन के अंदर जाओ और वहाँ पर फंस चुके कुछ एडवेंचरर्स को बाहर लेकर आओ। तो क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे? तभी गिलबर्ट बोलता है, मुझे ये मंजूर नहीं, मुझे यकीन नहीं कि तुम 8th लेवल के हंटर हो। मेरे हिसाब से तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो, तो मैं इस जगह पर तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये देखकर ग्रेग बहुत ज्यादा डर जाता है और गिलबर्ट को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है अगर क्राई को गुस्सा आ गया तो वो हम तीनों को यहीं पर मार देगा जान से। और अब वहाँ ग्रेग गिलबर्ट से गुस्से में बहस करने लगता है। तभी क्राई बोलता है, तो फिर ठीक है गिलबर्ट, तुम इस पार्टी के मेंबर नहीं हो। ये सुनकर ग्रेग तैयार हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो तीनों की पार्टी ज्वाइन करता है तो वो एक तरह से ग्रीविंग सोल का मेंबर ही बन जाएगा। तभी क्राई रूडा की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम मेरा इस मिशन में साथ दोगी? वैसे भी तुमने मुझे कल बताया था कि तुम्हें वाइल्ड वुल्व्स डेन के अंदर जाकर एक ट्रेजर को हासिल करना है। अगर तुम तीनों के साथ उस डंजन के अंदर जाती हो तो तुम काफी आसानी से ट्रेजर को हासिल कर सकती हो। ये सुनते ही गिलबर्ट बोलता है, क्राई क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तीनों के साथ उस डंजन के अंदर जाऊं? क्राई बोलता है कि अगर तुम इस पार्टी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तभी क्राई तीनों के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तीनों अगर तुम्हें इस मिशन के लिए और भी मदद की जरूरत होगी तो हम क्लैन में से कुछ और लोगों को भी चुन लेंगे। तभी तीनों बोलती है, मास्टर हमें और लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ उस डंजन में जाने वाले हो और आपके रहते हमें वहाँ पर कुछ नहीं होगा। तभी क्राई बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ? ये सुनते ही तीनों का मूड खराब हो जाता है। वहीं पर गिलबर्ट भी क्राई के पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था, पर अब क्राई उसे इग्नोर करते हुए वापस जाने लगता है। तभी गिलबर्ट चिल्लाते हुए बोलता है, 1000 ट्रिक मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा स्लेव बन के तुम्हारे पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। तभी क्राई बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम अभी ग्रीविंग सोल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो? तुम बस ग्रीविंग सोल पार्टी के एक ब्रांच को ज्वाइन कर रहे हो जिसकी लीडर टीनो है, और अगर उस ब्रांच के लीडर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें फाइट में टीनो को हराना होगा। तभी टीनो आगे बढ़ते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। अगर तुम मुझे फाइट में हरा देते हो तो मैं अपनी लीडर की पोजीशन तुम्हें दे दूंगी। पर बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी तक कितनी गलतियां की है, पर टाइम आ गया है कि अब तुम्हें उन गलतियों का सजा दिया जाए। ये सुनते ही गिलबर्ट भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अब वो सब लोग एक ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं। वहीं पर गिलबर्ट बोल रहा होता है कि तुमने पिछली बार मुझे धोखे से मार कर बेहोश किया था, पर इस बार मैं पूरा तैयार हूँ। और अब वो क्राई को देखते हुए बोलता है, 1000 ट्रिक अगर मैं यहाँ पर टीनो को हरा देता हूँ तो मैं ब्रांच का लीडर बन जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। ये सुनते ही क्राई
सोचने लगता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ गया है। ये सोचते हुए क्राई गिलबर्ट को बताता है कि टीनो भी अभी लेवल 4 की हंटर है। ये सुनते ही गिलबर्ट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि टीनो कम से कम लेवल 5 की या लेवल 6 की हंटर होगी, क्योंकि पिछली बार उसने एक ही लात में उसको बेहोश कर दिया था। वहीं पर टीनो अपने वेपन्स उतार कर नीचे रख देती है और बोलती है, अगर मैंने इस फाइट में वेपन्स का यूज किया तो तुम एक ही झटके में मारे जाओगे। ये सुनते ही वहाँ पर खड़े रूडा और ग्रेग आपस में बात करने लगते हैं कि टीनो एक थीफ है और वो एक स्वॉर्ड्समैन, और बिना अपने वेपन के वो गिलबर्ट के साथ फाइट में नहीं जीत सकती है, क्योंकि उन दोनों का ही लेवल बिल्कुल सेम है। अब ग्रेग और रूडा को इस तरह बात करते हुए देखकर क्राई सोचने लगता है कि ये बोल तो बिल्कुल सही रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का लेवल यहाँ पर बिल्कुल सेम है। बट टीनो के पास फाइटिंग का काफी ज्यादा स्किल है, जिसका यूज करते हुए वो गिलबर्ट को काफी ज्यादा घायल कर सकती है। बट टीनो को यहाँ पर फाइट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गिलबर्ट के पास जो स्वॉर्ड है वो एक मैजिकल वेपन है, और अगर गिलबर्ट ने फाइट में उसे यूज किया तो शायद टीनो हार सकती है। तभी गिलबर्ट अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर नीचे रखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई कायर नहीं हूँ, मैं भी बिना अपने वेपन के लड़ूंगा। तभी क्राई सोचने लगता है कि गिलबर्ट ने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हैंड टू हैंड फाइट में वो टीनो को कभी नहीं हरा सकता। तभी टीनो काफी तेजी से गिलबर्ट पर अटैक करती है और गिलबर्ट काफी मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। तभी टीनो हवा में अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए गिलबर्ट को एक किक करती है, जिससे गिलबर्ट काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी टीनो बोलती है कि मास्टर, क्या आपने देखा, मैंने इसे एक ही किक में हरा दिया। तभी गिलबर्ट उठकर खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं अभी तक यहाँ पर फाइट में हारा नहीं हूँ। ये बोलते ही गिलबर्ट टीनो पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर टीनो उस अटैक को डॉज करते हुए वो वहाँ उसे लॉक लगा देती है, जिससे गिलबर्ट की सांसें रुक जाती है। और टीनो बोलती है, बेवकूफ, तुम्हें एक बार मार खाने के बाद जमीन से उठना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक ही किक में जाने दूंगी, पर तुम दोबारा उठ कर आ गए और अब अपने डिवाइन पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते ही वो वहाँ पर गिलबर्ट की गले को जोर से दबाने लगती है, जिससे गिलबर्ट की हालत खराब होने लगती है। वहीं पर वो बोल रही होती है कि क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि ग्रेविंग सोल के मास्टर के साथ ऐसी बदतमीजी करने का क्या परिणाम होता है। वहीं पर ये सब देखते हुए ग्रेग और रूडा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही देर में गिलबर्ट मारा जाएगा। तभी गिलबर्ट टीनो की कैद से आजाद होते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। उसी वक्त टीनो गिलबर्ट को एक चॉप मारते हुए उसकी बॉडी को पूरा पैरालाइज कर देती है। उसके बाद टीनो भागते हुए क्राई के पास जाती है और बोलती है, मास्टर, आपके साथ यहाँ पर रहकर मेरी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पर गिलबर्ट दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, पर काफी ज्यादा पावर यूज करने के बावजूद वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और अब गिलबर्ट को याद आता है कि बचपन से ही उसके बॉडी में नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा ताकत थी, वो अपने से बड़े लोगों को भी आसानी से हरा दिया करता था। इसीलिए लोग कहते थे कि मेरा जन्म ही यहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बनने के लिए हुआ है। और उन सभी की बातों ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने बचपन से ही स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दी और जल्दी ही मैंने एक पार्टी को ज्वाइन किया। अपने साथियों के साथ मिलकर मैंने कई सारे डंजन्स को एक्सप्लोर किया और वहाँ से बहुत सारे ट्रेजर्स को भी हासिल किया, जिस वजह से मेरी पावर बढ़ती चली गई और आज तक मैं किसी भी फाइट में नहीं हारा। तभी टीनो गिलबर्ट के पास आते हुए बोलती है, गिलबर्ट, क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो या फिर हार मानना पसंद करोगे? और अगर फाइट करना चाहते हो तो तुम अपने मैजिकल स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनते ही गिलबर्ट चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मैं अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तभी टीनो बोलती है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो और अपनी इस प्राइड की वजह से तुम एक न एक दिन इस जगह पर मारे जाओगे। ये बोलते ही टीनो वापस क्राई के पास चली जाती है। वहीं पर गिलबर्ट सोच रहा होता है कि ये सही बोल रही है, ये यहाँ पर बस एक ट्रेनिंग मैच थी और अगर ये रियल बैटल होती तो मैं टीनो के हाथों मारा जाता। हमारा लेवल भले ही सेम है, बट टीनो मुझसे कम से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी क्राई गिलबर्ट के पास आते हुए बोलता है कि गिलबर्ट, मुझे पता है तुमने अपनी पुरानी पार्टी को क्यों छोड़ा था, क्योंकि तुम्हारे पुराने पार्टी के मेंबर्स तुम्हारे मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर थे, जिस वजह से वो डंजन्स के अंदर तुम्हारा स्पीड अप नहीं कर पाते थे। तुम्हारे बीच स्किल्स का बहुत ज्यादा गैप था, तुम उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए तुमने उन्हें छोड़ दिया। ये सुनते ही गिलबर्ट हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्राई मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि पावरफुल बनने के लिए पावरफुल लोगों के साथ रहना पड़ता है। तभी क्राई सोचने लगता है कि अभी मैंने क्या कहा, पावरफुल बनने के लिए क्या मैं अपने दोस्तों को छोड़ देता? नहीं, अगर मेरे दोस्त चाहते तो वो मुझे छोड़ सकते थे, बट उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अब वहाँ क्राई से निकलते हुए ओरा को देखते हुए गिलबर्ट सोचने लगता है कि ग्रीविंग सोल पार्टी के सभी मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो लोग जब चाहे तब इंपीरियल सिटी के अंदर मौजूद सभी हंटर को जान से मार सकते हैं, और वो इतने ताकतवर है कि कोई उनके सामने नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, और उन सभी लोगों को 1000 ट्रिक कंट्रोल करता है। तो ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने सच में इन्हें कम समझने की गलती कर दी। क्राई एक मिस्टीरियस पर्सन है जो यहाँ पर कमजोर होने का दिखावा करता है, जिससे वो नॉर्मल लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। मैं सच में कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तभी क्राई वहाँ पर पड़ी स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता है और उसे बस अपने पैर से टच करके ही उसके अंदर मौजूद फ्लेम एनर्जी को बाहर निकाल देता है। और ये देखकर गिलबर्ट की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और वो उस जगह पर क्राई को अपने पैर से
स्वॉर्ड को टच करते हुए नहीं देख सकता है और सोचता है कि इस आदमी ने मेरे स्वॉर्ड को बिना टच करके ही अपने माना एनर्जी का यूज करते हुए ही स्वॉर्ड के अंदर के फ्लेम को बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मैं भी अभी इस टेक्निक का यूज करना नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन ये पर्सन इसने तो अपने पैर से ही फ्लेम को बाहर निकाल दिया। ये सच में कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तभी फ्लेम्स के बीच में उसे किराए का चेहरा डीमन की तरह दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि ये पर्सन सच में कितना ज्यादा खतरनाक है, ये तो सच में मॉन्स्टर है और नॉर्मल इंसान दिखने का दिखावा करता है। और अब गिलबर्ट तीनों की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और क्राय हमें बताता है कि हमारे इस दुनिया में डंजन्स के अंदर माना मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिन मटेरियल का यूज करते हुए मैजिकल वेपन्स बनता है। और उसके अंदर माना स्टोरेज भी होता है, जिसके अंदर मैजिकल यूजर्स अपने माना को स्टोर करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो उन सभी मैजिकल वेपन्स को माना का यूज करते हुए चार्ज किया जाता है। और जिस इंसान के अंदर माना एनर्जी नहीं होता है वो अपने साथियों से या फिर पैसे देकर अपने वेपन्स को चार्ज करवाते हैं। अब क्राय बोलता है कि व्हाइट वुल्फ्स डेन एक ऐसा डंजन है जिसके अंदर कई सारे सिल्वर वुल्फ्स रहते हैं और उन डंजन्स के अंदर भी काफी कीमती माना वेपन्स पाए जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्राय एक जगह पर बैठकर व्हाइट वुल्फ्स डेन के बारे में पढ़ रहा होता है। और अब वो बोलता है कि व्हाइट वुल्फ्स डेन सच में एक खतरनाक जगह है, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर वुल्फ्स के साथ ही साथ ब्लडी वुल्फ्स भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत डर लगता है। कहीं इसके अंदर मैंने टीनो और उन सभी को बेचकर गलती तो नहीं कर दी। तभी वह बोलती है, मास्टर आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, आपने ही उन्हें डंजन के अंदर भेजा है तो आपने कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। तभी क्राय बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो डंजन एक 3rd लेवल डंजन ही तो है और टीनो, ग्रेग और गिलबर्ट तीनों ही 4th लेवल के हंटर्स हैं, तो वो डंजन को काफी आसानी से क्लियर कर लेंगे। और अब क्राय आगे बढ़ते हुए एवा को थैंक्स करता है, क्योंकि गिलबर्ट को उसके बारे में वहां पर बताकर क्राय ने जो उसको इम्प्रेस किया होता है उसके बारे में एवा ने ही उसको बताया होता है। और अब क्राय बोलता है कि तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से ही मैं गिलबर्ट को वहां पर इम्प्रेस कर पाया और इसीलिए उसने टीनो के पार्टी को ज्वाइन किया। और अब क्राय अपने जेब से एक पोटली को बाहर निकालता है जिसके अंदर कई सारी माना रिंग्स होती है। और अब वो उन्हें साफ करते हुए सोचने लगता है कि इन रिंग्स का यूज करते हुए मैं यहाँ पर मैजिकल एनर्जी का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर माना नहीं है, इसलिए मुझे किसी भी फाइट के लिए इन ट्रेजर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिस वजह से मैं टाइम टू टाइम इन ट्रेजर्स को यहाँ पर खरीदता रहता हूँ। तभी वह क्राय के पास आते हुए बोलती है, मास्टर आप आजकल इन चीजों पर कुछ ज्यादा ही पैसे वेस्ट कर रहे हो। मुझे पता है आपको ट्रेजर कलेक्ट करना बहुत पसंद है, पर आप इन चीजों पर अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपके पास पहले से ही यहाँ पर काफी ट्रेजर्स हैं जिनका आप यूज ही नहीं करते हो, और इसके बावजूद आपको जब भी कोई ज्यादा पावरफुल ट्रेजर दिखता है आप उसको ज्यादा कीमत में खरीद लेते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी क्राय बोलता है कि मुझे ट्रेजर्स कलेक्ट करने का शौक नहीं है, मैं यहाँ पर इन ट्रेजर्स का यूज भी करता हूँ। तभी एवा बोलती है, आज आपने जो ये रिंग्स खरीदी हैं बिल्कुल ही यूजलेस हैं। तभी क्राय बोलता है, नहीं ये यूजलेस नहीं है, इसके अंदर आउल आई की पावर है, इसका यूज करते हुए मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ। ये सुनते ही एवा एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, मास्टर अगर आप इसी तरह पैसे खर्च करते रहे तो एक दिन हमारी ट्रेजरी खाली हो जाएगी। आप इतना ज्यादा पावरफुल हो फिर भी आप फाइट के लिए ट्रेजर्स का यूज करते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनते ही क्राय सोचने लगता है कि बिना इन ट्रेजर्स के मैं एकदम यूजलेस पर्सन हूँ, जिसे कोई भी कभी भी मार सकता है, इसीलिए मैं इन ट्रेजर्स को खरीदता रहता हूँ। तभी वो देखता है कि उसके पास बंधी हुई चेन की माना एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती है, जिसे अब चार्ज की जरूरत है। इसीलिए वो अपने क्लैन के अब कुछ हंटर्स के पास आता है और वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की को अपने चेन को दे देता है। वहीं पर वो उससे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मैंने अचानक ही तुम्हें इसको चार्ज करने के लिए दे दिया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तभी वो लड़की कहती है, नहीं मास्टर आपने यह काम करने के लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे भी मुझे अभी डंजन्स के अंदर नहीं जाना है, तो कुछ ही दिनों में मेरी माना एनर्जी वापस से रिकवर हो जाएगी। तभी उस लड़की का साथी बोलते हैं, मास्टर पास्ट में आपने हमारी बहुत मदद की है, अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते। आर्क हंसते हुए सोचता है कि इन लोगों की मदद यहाँ मैंने नहीं बल्कि आर्क और एवा ने की थी, पर इसके बावजूद ये लोग उसका क्रेडिट मुझे ही देते हैं। वो इंसान बोलता है कि मास्टर क्या आपने यहाँ पर अजीब फैंटम के बारे में सुना है? क्राय बोलता है, किस तरह के फैंटम के बारे में? अब वो इंसान बताता है कि वो फैंटम बहुत ही ज्यादा अजीब है, लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल वुल्फ की तरह है और वो लोगों को वुल्फ डेन के आसपास ही दिखता है। और तो और अब तक उस वुल्फ मॉन्स्टर ने कई लोगों को मारकर घायल भी कर दिया है। लोगों का कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले ही उस मॉन्स्टर ने लेवल 3 के गार्ड्स को मार दिया। लोगों का कहना है कि वो मॉन्स्टर व्हाइट वुल्फ्स डेन से बाहर निकला हुआ है और व्हाइट वुल्फ्स डेन के अंदर उसी की तरह कई सारे मॉन्स्टर अभी भी हैं। ये सुनकर क्राय बिल्कुल परेशान हो जाता है। तभी वो लेडी बताती है कि व्हाइट वुल्फ्स डेन के अंदर कई सालों से कोई हंटर ट्रेजर हासिल करने के लिए नहीं गया है, जिस वजह से उस डंजन के अंदर के माना स्टोन की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई होगी और उन्हीं माना स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उस डंजन के अंदर के मॉन्स्टर की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर क्राय और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उस डंजन के अंदर लेवल 3 के मॉन्स्टर भी हैं, जो लेवल 3 के हंटर्स को काफी आसानी से मार सकते हैं। पर मुझे यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेग, गिलबर्ट
और तीनों के तीनों ही लेवल 4 के हंटर हैं जो कि काफी आसानी से उन मॉन्स्टर को मार देंगे। तभी बगल में बैठा हुआ इंसान बोलता है कि व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हंटर एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि वो व्हाइट वुल्फ डेन की लेवल को बढ़ा देंगे। अभी वो लेवल 3 का है, बट उसको अब बढ़ाकर लेवल 5 या लेवल 6 का डंजन घोषित कर दिया जाएगा, जिससे कमजोर हंटर्स उस डंजन के अंदर जाकर अपनी जान को खतरे में ना डालें। तभी क्राय हैरान होते हुए बोलता है कि लेवल 5 और लेवल 6 का ही क्यों? तभी वो इंसानों से बताता है कि आज से कुछ दिनों पहले ही लेवल 5 का हंटर अपने साथियों के साथ उस डंजन के अंदर गया था। वो सभी लोग उस डंजन के अंदर गायब हो गए। इससे ये साबित होता है कि उस डंजन के अंदर ऐसे मॉन्स्टर हैं जो लेवल 4 और लेवल 5 के हंटर्स को भी मार सकते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ इसके बारे में मैंने भी सुना है। उस लेवल 5 के हंटर का नाम रुडोल्फ डिवॉर्ट था। वो सच में काफी पावरफुल स्पीयरमैन था जो कि लेवल 6 के हंटर्स को भी काफी आसानी से हरा देता था। ये सुनकर क्राय की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि लेवल 5 का हंटर वहाँ पर जाकर गायब हो सकता है, तो लेवल 4 के हंटर वहाँ पर कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। और वो अब अपने पास से जो हंटर एसोसिएशन ने दिया था उस पनिशमेंट के लिस्ट को बाहर निकालता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर रुडोल्फ डिवॉर्ट और उसके लेवल 4 के साथियों का ही मिशन मिला होता है, जो देखते ही क्राय की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब वो दोनों क्राय को परेशान होते हुए देखते हुए बोलते हैं कि मास्टर क्या आपकी तबीयत ठीक है? हमें यहाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब यहाँ क्राय परेशान होते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ टीनो के साथ कुछ एडवेंचरर्स को व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर भेज दिया है। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मास्टर ने ये सब कुछ गलती से नहीं किया है, ये सब मास्टर ने जानबूझकर किया है, क्योंकि टीनो हमेशा मास्टर को परेशान करती रहती है। इसलिए टीनो को पनिश करने के लिए मास्टर ने उसे व्हाइट वुल्फ डेन में भेज दिया। मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हमें मास्टर को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना वो फ्यूचर में हमें भी इस तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं। अब उन दोनों हंटर्स को वैसा चेहरा बनाते देख क्राय और भी ज्यादा डर जाता है। अब वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। वहीं पर वो खुद को तसल्ली देते हुए कह रहा होता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। गिलबर्ट के पास एक मैजिकल वेपन है जिसके अंदर फ्लेम की पावर है। वो अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए लेवल 4 के मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार सकता है। तभी उसे याद आता है कि पिछली बारी उसने गिलबर्ट के स्वॉर्ड के सारे माना को खत्म कर दिया था। ये सोचते ही क्राय और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या गिलबर्ट ने उसे वहाँ पर जाने से पहले चार्ज किया होगा? अगर नहीं किया होगा तो उन लोगों की जान वहाँ पर खतरे में है। अब हमें दिखाया जाता है टीनो अपने साथ सभी लोगों को लेकर व्हाइट वुल्फ डेन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वहीं पर चारों ओर एक खतरनाक ओरा फैला होता है, जिसे देखकर ग्रेग डरते हुए बोलता है कि अभी हम व्हाइट वुल्फ डेन से काफी दूर है, लेकिन फिर भी मैं अभी से व्हाइट वुल्फ डेन की ओरा को सेंस कर पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी टीनो बोलती है मास्टर क्राय नॉर्मल लोगों से 10 कदम आगे ये सोचते हैं। उन्हें पहले ही पता चल गया होगा कि व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। ये सुनते ही रूडा बोलती है, तो क्या फिर क्राय को पहले से ही मालूम था कि ये डंजन इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है? टीनो हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनते ही रूडा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, तो क्या तुमने इसीलिए हमें यहाँ आने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था जिसमें लिखा था कि यहाँ पर अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसमें क्राय की कोई गलती नहीं होगी? टीनो बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पता था कि मास्टर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में साइन ले लिया था। ये सुनते ही सभी लोग और परेशान हो जाते हैं। तभी टीनो बोलती है, तुम्हें मास्टर के प्लानिंग पर शक नहीं करना चाहिए, उन्होंने पहले ही इन सभी चीजों को लेकर कोई ना कोई प्लानिंग बना लिया होगा, तो हमें बिना देर किए डंजन्स के अंदर जाकर उन सभी लोगों को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर रूडा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी ग्रेग बोलता है कि क्राय को 1000 ट्रिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो प्लानिंग करने में माहिर है, तो उसने इस जगह के लिए पहले ही कोई ना कोई प्लानिंग कर ली होगी, तो हमें बिना देर किए डंजन के अंदर जाना चाहिए। तभी टीनो बोलती है कि मास्टर प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा माहिर है, उन्हें किसी भी खतरे का आने का पहले ही एहसास हो जाता है, इसीलिए मास्टर पहले ही उसके लिए प्लानिंग करके रख लेते हैं। दूसरी ओर हमें क्राय को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी और आज मेरी इस गलती की वजह से टीनो के साथ साथ वो तीनों हंटर्स भी मारे जाने वाले हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने क्लैनमेट्स को बताना चाहिए जिससे कि वो मदद करने के लिए वहाँ जा सकें? ये सोचते हुए वो अपनी जगह पर खड़ा होता है। तभी उसको याद आता है कि उसके पास काफी कीमती ट्रेजर हैं जिनका यूज करके वो काफी तेजी से व्हाइट वुल्फ डेन तक उन लोगों के पास काफी जल्दी पहुंच सकता है और उन्हें डंजन के अंदर जाने से रोक सकता है। ये सोचते ही वो काफी तेजी से ट्रेजर रूम की ओर बढ़ता है और वो काफी जल्दी में अब ट्रेजर्स को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बावजूद वहाँ पर उसको अपने काम का कोई भी ट्रेजर नहीं मिलता है। दूसरी ओर हमें टीनो को दिखाया जाता है जो अपने लोगों को व्हाइट वुल्फ डेन की ओर ले जा रही होती है। तभी उन पर अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तभी
तभी टीनो जंप करते हुए उसके अटैक से बच जाती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उनके सामने एक वुल्फ खड़ा हुआ है और उस वुल्फ ने वहाँ पर आर्मर पहना होता है, साथ ही साथ उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होता है और वो नॉर्मल वुल्फ से उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। जो देखते हुए गिलबर्ट यहाँ पर परेशान होते हुए बोलता है, इसे तो एक नॉर्मल वुल्फ होना चाहिए था, पर ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है, ये तो एक फैंटम है। तभी टीनो बोलती है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, मास्टर ने यह अंदाजा लगा लिया होगा कि ये डंजन से बाहर निकलकर अटैक करने वाला है लोगों पर, तभी उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर भेजा है इसको रोकने के लिए। दूसरी ओर क्राई ट्रेजर रूम के अंदर ट्रेजर्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको एक भी काम का ट्रेजर नहीं दिखाई दे रहा होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी उसकी नजर एक संदूक पर पड़ती है और अब जल्दी से वो संदूक की ओर बढ़ता है और संदूक के अंदर जो भी ट्रेजर था उसको बाहर निकालता है और अब वो कई सारे ट्रेजर्स को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में एवा दिखाई देती है, जो उसे पूछती है, मास्टर आप इस आउटफिट में कहाँ जा रहे हो, और तो और आपने अपने साथ इतने सारे ट्रेजर्स को साथ में क्यों रखा है। तभी क्राई बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस मैं ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ और अपने वॉक के दौरान मैं इन सभी ट्रेजर्स का टेस्ट भी कर लूंगा। तभी एवा बोलती है, मास्टर आपने इतनी ज्यादा कैलकुलेशन की है, फिर भी आपको उन सभी लोगों की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है कि आप उनकी मदद करने के लिए जा रहे हो। मुझे ये बात अच्छी से पता है, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो। ये बोलते हुए वो क्राई के पास आती है। तभी वो क्राई के गले में एक लॉकेट को देखती है और बोलती है, यह तो सितरित स्लाइम है और ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, इसके अटैक से कोई नहीं बच सकता है, तो मास्टर आप इसको आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी क्राई बोलता है, ओ गलती से मैंने इसको लॉकेट समझकर अपने गले में डाल लिया है, लेकिन अभी मुझे इसको वापस रखने जाने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और ये बोलते ही वो अपने बालकनी में आ जाता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मेरे पास जितने भी ऑफेंसिव वेपन थे उनके माना एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए मुझे यहाँ मेरे पास मौजूद सबसे खतरनाक वेपन को बाहर निकालना पड़ा। तभी क्राई एक ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से उड़ते हुए व्हाइट वुल्फ डेन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते हुए एवा बोलती है, मास्टर ने तो यहाँ पर रिफेल को पहन रखा है जिसमें ब्रेक नाम की चीज ही नहीं है, ये काफी खतरनाक हो सकता है और कोई भी इंसान अगर इसको एक बार पहनकर उड़ता है या तो उसकी मौत हो जाती है या तो उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस ट्रेजर को नाइट हाइकर कहा जाता है, जिसकी स्पीड बुलेट से भी ज्यादा तेज है। लेकिन मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर उस ट्रेजर को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और तो उनके पास ब्रेक लगाने का पहले से ही कोई ना कोई प्लान होगा। तभी हमें टीनो को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ उस फैंटम से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। वहीं पर क्राई काफी तेजी से उड़ते हुए व्हाइट वुल्फ डेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और यहीं पर यह एपिसोड स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ। क्राई हमें बताता है कि एक हफ्ते हो गए हैं हमें जब से ग्रीविंग सोल ने जेब्रूडिया के कैपिटल में काम करना शुरू किया है। वहीं पर वो लाल बालों वाला कह रहा होता है कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरी अल्टीमेट डिवाइन स्वॉर्ड टेस्टामेंट ब्लेड ऐसे टूट गई। उसकी टीम की एक लड़की बोलती है, मतलब वो एक लकड़ी की तलवार थी। दूसरी लड़की बोलती है, शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया जब तुमने उसे फैंटम के अगेंस्ट यूज़ किया। एक और लड़की बोलती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साइक्लोप्स से लेवल 1 ट्रेजर वॉल्ट में टकराऊंगी। वो लड़की फिर से बोलती है, मैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। एक लड़की कहती है, साइक्लोप तो कम से कम लेवल 4 का होता है, एटलीस्ट यही लिखा था उस मटेरियल में जो मैंने पढ़ा। तभी वहाँ पर एक आदमी आते हुए बोलता है, एक साइक्लोप? क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, जैसा कि ऐसा कुछ कभी गॉब्लिन केव में होगा, तुम वहाँ से पक्का भाग आए होगे साइक्लोप्स के सामने से। तभी दोनों लड़कियाँ उसको पीछे से पोक करती है और वो पीछे मुड़ता है। तब वो कहता है कि क्या वो लड़कियों? तभी वो लड़कियाँ कहती हैं कि ज़रा अंदर तो देखो सीनियर सिटीजन जी। और जब वो बैग के अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो एक आँख है, वो भी साइक्लोप्स का। क्राई बोलता है कि इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ सर मत लेकर आना। अब नरेटर नरेट करते हुए हमें बताता है कि हम अब ट्रेजर हंटर्स के गोल्डन एज में हैं। जेब्रूडिया के कैपिटल में बैट के टैलेंट के बीच एक आदमी सबसे ज़्यादा छा गया। उसका नाम था क्राई एंड्रे। ये एक एपिक कहानी है ग्लोरी और एगनी की, कि कैसे उसने अपने बचपन की दोस्तों के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाई और बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन का मास्टर। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि टीनो की टीम ने उस वुल्फ को मार दिया है जो पिछले एपिसोड में इनके सामने आया था, जिसने आर्मर पहना हुआ था और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी था। जैसे ही वो लोग उसको हरा देते हैं, रूडा बोलती है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो लेवल 3 के ट्रेजर वॉल्ट में नहीं होना चाहिए था। ग्रेग कहता है कि ये चीज़ तो काफ़ी टफ थी। टीनो कहती है, वो सिर्फ एक था जिसके मुकाबले हमारी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ग्रेग गिलबर्ट से पूछता है, तो तुमने अपनी फायर क्यों नहीं यूज़ की? गिलबर्ट जवाब देते हुए बोलता है, ओह परगेटियल स्वॉर्ड का माना ख़त्म हो गया है। ये तब हुआ था जब क्राई ने इसको टच किया था अपने पैरों से, और मैं इसे खुद से चार्ज नहीं कर सकता। रूडा कहती है, शायद हमें वापस लौटना चाहिए। ग्रेग गुस्से में कहता है, ये सब कुछ बिल्कुल अलग है जो हमें बताया गया था।
लगता है जिनको हम बचाने आए हैं वो तो अब तक मर चुके होंगे। टीनो मजबूती से कहती है, हम प्लान के हिसाब से चलेंगे और वैसे भी अभी तक हम वर्ल्ड के अंदर एंटर भी नहीं हुए हैं। ग्रेग गुस्सा होकर बोलता है, जिंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एक और ऐसी चीज़ हमारे सामने आ गई तो। टीनो कहती है, तुम अभी भी कंफ्यूज हो ग्रेट ग्रेग, हम यहाँ लाश इकट्ठा करने नहीं आए हैं, वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं। हम एक 8 लेवल की इनस्क्रूडेबल स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मास्टर के डिसीजंस कभी गलत नहीं होते। गिलबर्ट पूछता है, तो मास्टर ने ये जानबूझकर किया है? टीनो जवाब देती है, हाँ, मास्टर हमेशा सिखाते हैं कि किसी एक वेपन पर डिपेंड मत रहो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी डेन के पास पहुंच चुके होते हैं जहां पर उन फैंटम्स के पास बोज और गन भी हैं। जो देखकर टीनो कहती है, ये तो सिल्वर मून वुल्फ्स हैं, और जो कि ये लोग इतने बड़े हैं तो ये लोग डेन के अंदर इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर गिलबर्ट कहता है कि मतलब कि अंदर जाकर इनसे लड़ना ज़्यादा ईजी रहेगा। ऐसी बात है तो मैं अंदर जाकर इनकी बोज और गन को हटाता हूँ, जिससे इनसे लड़ना आसान हो जाएगा। ये कहते ही वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी टीनो कहती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो? ये बात सुनकर गिलबर्ट कहता है, नहीं, बिना माना के भी मेरा तलवार बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये बात सुनकर टीनो कहती है, जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हारी लीडर हूँ और लीडर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें जिंदा और सही सलामत वापस लेकर जाऊँ। इस समय पर मास्टर मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि मैं लीडर बनने के लायक हूँ या नहीं, इसलिए मैं अपनी टीम के सभी मेंबर्स को सही सलामत जिंदा वापस लेकर जाऊंगी। मैं और रूडा फास्ट हैं, इसलिए हम दोनों जाकर उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाएंगे और तुम दोनों पीछे से जाकर उन पर हमला करके उनको खत्म कर देना। और अगर हम उनके करीब चले जाएंगे तो उनके जो रेंज वेपन है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर चीजें खतरनाक हो भी जाएंगे फिर भी हम किसी को सेक्रीफाइस होने तो नहीं देंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि क्राय बहुत ही तेजी से इसी तरफ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि काश टीनो जिंदा हो, और वो ये भी कह रहा होता है कि अगर टीनो ने उन लोगों को सेक्रीफाइस करके अपने आप को बचा भी लिया होगा तभी मैं बुरा नहीं मानूंगा। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। अगले सीन में हमें टीनो की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि उन फैंटम से लड़ रही होती है और वो एक साथ मिलकर उन्हें हरा भी रहे होते हैं। जो देखकर टीनो कह रही होती है कि दुश्मनों की जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर हम लोगों के पास टीम वर्क है जो हमारी काफी ज्यादा काम आ रही है, क्योंकि दुश्मनों के पास टीम वर्क की कमी है। तभी हम देखते हैं कि वो दुश्मनों को हरा रहे होते हैं। उनको हराने के बाद वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, फिर वो लोग उनसे भी लड़ने चले जाते हैं। जो देखकर टीनो कह रही होती है, जो हमारे पार्टी का लाइनअप है वो इतना भी बुरा नहीं है। भले ही गिलबर्ट बड़ी बड़ी बातें करता हो बट उसके पास थोड़ा बहुत पावर तो है। वहीं ग्रेग के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो दूसरों के साथ काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट्स कर रहा है। रही बात रूडा की, वो उतनी भी ज्यादा फ्लैशी मूव्स नहीं कर रही है, बट वो एक थीफ है और वो दुश्मन को काफी अच्छे से लोकेट कर रही है। अगर रूडा यहाँ पर नहीं होती तो मैं अच्छे से फाइट नहीं कर पाती। और अब फैंटम्स को हराने के बाद टीनो कहती है, सारी डिटेल कैलकुलेटेड है, मास्टर ने बिल्कुल सही टीम डिसाइड करी है। वो कहने लगती है, मास्टर तो भगवान है। दूसरी तरफ हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि किस तरह जो उसके पुराने टीममेट्स थे वो उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे थे। जो देखकर गिलबर्ट उनकी टीम को छोड़ देता है, क्योंकि गिलबर्ट और उनके पावर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। गिलबर्ट उन लोगों से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उनकी पार्टी को छोड़ देता है और अब वो सोचने लगता है कि वो नई पार्टी को ज्वाइन करेगा जो कि उसके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो। अभी गिलबर्ट कह रहा होता है कि मैं उस समय काफी गुस्से में भरा हुआ था, मेरी टीम काफी ज्यादा डिस्परेट थी, मैंने उनकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। गिलबर्ट को लड़ने में दिक्कत हो रही होती है तो ग्रेग आकर उसकी मदद करता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा शौक होता है और कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि टीम के साथ लड़ना भी इतना अच्छा होता है, ये काफी अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा कहते ही वो एक फैंटम को हरा देता है। ये देखकर ग्रेग भी उसकी तारीफ करता है और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे आने के बाद वो लोग देखते हैं कि आगे की जगह बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये देखकर तीनों सेंस करती है कि आगे बहुत ही बड़ा बॉस है। जो देखकर ग्रेग बोलता है कि क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? तभी टीनो कहती है, अभी तक हम लोग यहाँ पर बिना चोट के पहुंच चुके हैं तो शायद हम लोग बॉस को भी हरा सकते हैं, और वैसे भी तुम एक काफी बड़े बंदे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसी डिफिकल्टी वाली काम करते रहोगे तो और ग्रो हो जाओगे। ये सुनकर ग्रेग कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब एक बार हंटर लेवल 4 पे पहुंच जाता है तब आराम से वो कम लेवल के ट्रेजर वॉल्ट को कंप्लीट करके पैसे कमा सकता है। पर जब भी मुझे लगता है कि मैं नहीं जीतूंगा तो मैं दुश्मनों से लड़ने से अच्छा भाग जाता हूँ। ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैंने अपने काफी दोस्तों को मरते हुए देखा है। टीनो उससे कहती है, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम फर्स्ट स्टेप को अप्रोच कर रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बदलना चाहते हो, है ना? जिस पर ग्रेग कहता है हाँ। फिर टीनो से कहती है, मास्टर ने इसी वजह से तुम्हें पार्टी में रखा है, वरना तुम सोचो मास्टर तुम्हें चूज ही क्यों करते जबकि वो तुम्हें जानते भी नहीं है। वो अब उन तीनों से कहने लगती है कि मास्टर तुम तीनों को बचाना चाहते हैं, इसलिए मास्टर भगवान है, उन्होंने रैंडमली इस पार्टी में इन लोगों को नहीं चुना है, इन्हें रखने के पीछे जरूर कोई ना कोई पर्पस है। मास्टर ने काफी ज्यादा कैलकुलेशन करी है
है और ये सभी उनका प्लान है। ये सब सुनने के बाद रूडा कहती है उन्होंने फिर मुझे क्यों चुना है। ये सुन के टीनो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और वो रूडा को ऊपर से नीचे देखने लगती है। तभी वो बोलती है तुम्हारी चेस्ट काफी बड़ी है इसलिए। जिस पर रूडा गुस्सा होते हुए बोलती है ये क्या बात हुई। टीनो जवाब देती है बाद में बात करेंगे, आगे चलो। आगे चलकर पहले बॉस को हराते हैं, जो सुनकर सभी लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें वापस क्राई को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मुझे कहीं पर टीनो दिखाई ही नहीं दे रही है, कहीं मैं कुछ ज्यादा लेट तो नहीं हो गया। वो अब कहने लगता है कि ये जो रेलिक है काफी ज्यादा तेज है, मैं तो इसको रोक भी नहीं पा रहा। इसको बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोचकर इसको बनाया था, इस पे ब्रेक क्यों नहीं डाला। क्राई की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। अब वो डेन के अंदर पहुंच जाता है और दीवारों से इधर उधर टकराने लगता है। और दूसरी तरफ हमें टीनो के पार्टी को दिखाया जाता है जिनके सामने एक बॉस होता है, जिसे देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफी बड़ा है। और वो मॉन्स्टर अब उन पर हमला कर देता है, जो देखकर उनको भागना पड़ जाता है। जो देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कि ये बॉस तो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या हमें यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए। तभी टीनो सोचने लगती है इस बॉस ने कोई हेलमेट नहीं पहन रखा है, इसका वीक पॉइंट शायद वहीं पर होगा। ये मास्टर के 1000 ट्रायल में से एक है, मैं इसे पार करके ही रहूंगी। अब वो सभी लोगों से कहती है कि इसका ध्यान भटकाओ, इस पर हमला मैं करूंगी। और ये बात सुनकर वो सभी लोग मान जाते हैं और अब वो लोग उसका ध्यान भटकाने लगते हैं। और ग्रेग जैसे ही उस पर तलवार मारता है वो मॉन्स्टर उसको पीछे गिरा देता है। दूसरी तरफ हमें टीनो को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के अटैक को बिना डरे पार करते हुए आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर रूडा बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और कहती है कि ये बिना डरे कर रही है। वो मॉन्स्टर अब ग्रेग की तलवार के ऊपर हमला करके उसके तलवार को तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर अब उस पर हमला कर देता है, जो देखकर रूडा उसको बचाने के लिए चली जाती है और उसको जोर से धक्का मार के साइड में कर देती है। इसी वजह से मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है, जो देखकर टीनो उस पर हमला करने चली जाती है। पर मॉन्स्टर भी हल्का सा उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसको पैर में चोट लग जाती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती है, वो अपनी तलवार से उस पर हमला करके उसको खत्म कर देती है। जिसके बाद टीनो कहती है हम जीत गए। उसके बाद रूडा उसके पास पहुंचती है और कहती है तुम्हारे पैर पर तो चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो। जिसे सुनने के बाद टीनो कहती है मेरी चिंता मत करो, मेरे पास एक पोशन है। और ऐसा कहते ही वो अपने पैर पर वो पोशन फेंक लेती है, जिसके बाद उसके पैर भी थोड़े हील होने लगते हैं। वहीं ग्रेग भी वहाँ आने लगता है और बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी तलवार टूट गई। जिसके बाद वो वहाँ पर रूडा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। इस पर रूडा भी कहती है कोई बात नहीं। वहीं पर ग्रेग कहता है अब हम लोगों को बस रेस्क्यू करना है। जिसे सुनकर टीनो भी कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले तुम ये मेरी तलवार ले लो। और वो भी तलवार ले लेता है। तभी अचानक से टीनो पर कोई हमला करता है, बट टीनो उस हमले को डॉज कर जाती है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि बॉसिस होते हैं। और इस बार एक नहीं ढेरों बॉसिस होते हैं जो कि उन लोगों के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो देखकर टीनो भी डर जाती है और वो कहती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें उस पास वाले पैसेज में जाना पड़ेगा। हम लोग उस छोटे से गैप में ही लड़ेंगे जिससे कि वो अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे। ये कहती वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि अचानक से उनमें से एक मॉन्स्टर आके उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। ये देखकर टीनो डर जाती है। तभी ग्रेग और गिलबर्ट कहते हैं कि हम चारे की तरह काम करेंगे और जैसे ही उन लोगों का ध्यान हमारे ऊपर आएगा तुम लोग यहाँ से भाग जाना, इससे हम सभी लोग नहीं मरेंगे, कम से कम 2 तो बच जाएंगे। हमारी चिंता मत करो, अब हमारी बारी है फ्लैश करने की। ये सुनते ही टीनो सोचने लगती है मास्टर क्या हमें यही करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसके पास क्राई की अंगूठी है जिसे वो यूज कर सकती है। इसीलिए वो अब अपने साथियों से कहती है मैं यहाँ पर किसी को सेक्रीफाइस करने नहीं दूंगी, तुम बस मुझे बैकअप देना, मैं इसे यहाँ संभाल लूंगी। ये सुनते ही वो लोग मान जाते हैं और अब वो सभी लोग उससे जाकर फाइट करने लगते हैं। रूडा अब उसकी आंखों पर हमला करके उसकी आंखों को बंद करवा देती है। अब टीनो याद करती है उसने कैसे अंगूठी का यूज किया था उस टारगेट को खत्म करने के लिए। वो ये सब कुछ ट्रेनिंग में कर रही होती है। उसकी ट्रेनिंग देखकर क्राई भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है जिसमें टीनो उस अंगूठी का यूज करके एक मॉन्स्टर की आंखों में दर्द कर देती है, जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रहा होता है और अब उसके हाथ से तलवार भी गिर जाती है। ये देखते ही गिलबर्ट सोचता है कि अब उस पर हमला करना चाहिए। ये सोचकर वो हमला करने के लिए जा ही रहा होता है कि टीनो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसे एक रास्ते में धरती चाटने पर मजबूर कर देता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तभी टीनो उसके पास पहुंच जाती है और अब गिलबर्ट कहता है मुझे माफ कर दो, जिस पर टीनो कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी डायरेक्शन ही गलत थे। तभी हम लोग देखते हैं वो सारे बॉसेस उनके पास पहुंच जाते हैं, जो देखकर टीनो और गिलबर्ट को लगता है कि अब वो लोग मारे जाने वाले हैं। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से कोई चीज आकर उनसे टकरा जाती है और मॉन्स्टर अब दूर जाकर गिरते हैं। हमें पता चलता है कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि क्राई है। अब वो टीनो को देखकर कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टीनो भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो सभी लोग देखते हैं कि वो जितने भी बॉसेस हैं वो क्राई से डर रहे होते हैं। वो सभी लोग अब पीछे हट जाते हैं। तभी क्राई एक मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये बड़ी सी चीज क्या है। तभी वो मॉन्स्टर क्राई पर हमला कर
देता है पर क्राई को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन क्राई का एक रेलिक टूट जाता है जो देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि क्राई तो बिल्कुल ठीक खड़ा है। जो देखकर क्राई उसे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है क्योंकि मेरे पास 17 जिंदगियां हैं। जिसे कहते ही क्राई अब अपनी एक रेलिक निकालता है जिससे काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। उससे वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है जिसे देखकर ग्रेग और गिलबर्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये है लेवल 8 की ताकत। वहीं क्राई मन में सोच रहा होता है कि मैं इतनी ज्यादा शौक तो करना नहीं चाहता बट ये बड़ी बड़ी चीजें हैं क्या, ये तो एक लेवल 3 का वॉल्ट है ना, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। रोशनी के हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक होते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर को कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी क्राई मन में सोचता है कि वो इसलिए क्योंकि वो रेलिक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि वो रेलिक बस फ्लैश ही है। ये देखने के बाद मॉन्स्टर अब क्राई को घेर लेते हैं। तभी क्राई की नजर उनके वेपन्स पर पड़ती है और वो सोचने लगता है कि इनके पास बोझ और गन क्यों है। अच्छा हुआ जो मैंने अपने साथ 17 सेफ्टी रिंग्स को ले आया। अब वो कहने लगता है कि मुझे रेस्क्यू मिशन की जरा भी परवाह नहीं है, मुझे बस अपने घर जाना है। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स क्राई पर हमला करने ही वाले होते हैं। ये देखकर क्राई कहता है कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। ऐसा कहते ही वो अपने गले में पड़े हुए रेलिक को बाहर निकालता है और उसे पहले पी जाता है और अब वो उस खाली कैन को हवा में उछाल देता है जिससे कि वो खाली कैन ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। तभी क्राई सभी लोगों से कहता है कि टीनो और बाकी सभी लोग चलो यहाँ से भाग चलते हैं। जो सुनकर अब सभी लोग क्राई के साथ भागने लगते हैं। वहीं टीनो धीरे धीरे भाग रही होती है। जो देखकर गिलबर्ट कहता है कि ऐसी भागोगी तो मॉन्स्टर हमें पकड़ लेंगे। जो देखकर रूडा गुस्सा होते हुए उससे बोलती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, उसके पैर में चोट लगी हुई है इसलिए वो तेज नहीं दौड़ सकती है। क्राई भी हमारे पीछे जानबूझकर धीरे दौड़ रहा है ताकि मॉन्स्टर उससे दूर रहे। ये सुनकर क्राई मन में कहता है मैं कब धीरे दौड़ रहा हूँ, मैं तो अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा हूँ। वहीं इस बात के बारे में टीनो को तो पता ही नहीं होता है। वो मन में कह रही होती है कि मास्टर कितने ज्यादा दयालु हैं, वो मेरे लिए इतने धीरे दौड़ रहे हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तभी वो इतने ही दयालु थे। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग टीनो को परेशान कर रहे होते हैं, वो लोग उसको छेड़ रहे होते हैं। ये देखकर टीनो काफी ज्यादा डर जाती है और वो मदद मांग रही होती है। तभी वहाँ पर ग्रीविंग सोल आ जाती है और वो उसकी मदद करते हैं। अब हमें टीनो बताती है कि उसी टाइम से उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उनके साथ ही रहेगी क्योंकि मास्टर तो भगवान है। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो लोग उन मॉन्स्टर से भागकर काफी दूर आ चुके होते हैं। वहीं पर वो लोग क्राई का शुक्रिया कर रहे होते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई होती है। वहीं पर रूडा आकर क्राई को बताती है कि टीनो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, वो अगर साथ नहीं होती तो हम लोग कब के मारे जाते। जो सुनकर क्राई कहता है कि हाँ मुझे पता है। क्राई अब टीनो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया। ये सुनकर टीनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि क्राई ने उसकी तारीफ करी होती है और अब वो अपने पैर दिखाने लगती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर अब क्राई एक रेलिक को निकालता है जिसे वो उसके पैर पर यूज़ करता है, जिससे उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब टीनो कहती है मुझे अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वहीं ये देखकर गिलबर्ट कहता है कि क्राई तो रेलिक यूज कर रहा है हीलिंग करने के लिए। ये सुनकर क्राई मन में कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें नहीं पता कि मुझे हर चीज करने के लिए रेलिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी ग्रेग कहता है क्या तुमने उन बॉसेस को हरा दिया। क्राई कहता है नहीं, अभी हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमें अब यहाँ से बस बाहर निकलना है। ये सुनकर अब वो सभी लोग मान जाते हैं और अब वो लोग बाहर जाने लगते हैं जिसको क्राई लीड कर रहा होता है और अब वो सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी क्राई मन में कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है, हम लोग है कहाँ पर ये तक मुझे पता नहीं है। जिसके बाद क्राई बहुत ज्यादा डर जाता है और अब वो कहने लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है। तभी हमें पता चलता है कि क्राई तो उन्हें भूल ही गया जिनको वो रेस्क्यू करने आए थे। तभी नरेटर हमसे कहता है कि क्या क्राई उनको बचा पाएगा। ये देखने के लिए आपको एपिसोड 4 वेट करना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो। तब तक के लिए बाय बाय।